गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। इसके पहले हम लोगों ने देखा साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन क्या था, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ और साइमन कमीशन का विरोध का परिणाम क्या हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा। आज हम लोग देखते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्या थी? साइमन कमीशन के बहिष्कार से सरकार बहुत क्षुब्ध थी, बहुत गुस्से में थी, आक्रोशित थी। भारत के मंत्री, यानी जो ब्रिटिश सरकार में जो भारत को देखते थे, यानी भारत के बारे में देखते थे, भारत की शासन व्यवस्था देखते थे, उस मंत्री लॉर्ड बर्केनहेड ने लॉर्ड सभा में घोषणा की कि कमीशन का बहिष्कार भारतीयों के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं था, क्योंकि उनमें आपसी मतभेद इतने अधिक थे कि वे एक सर्वमान्य संविधान का निर्माण नहीं कर सकते थे। जो भारत मंत्री लॉर्ड बर्केनहेड ने जो लॉर्ड सभा में कहा कि साइमन कमीशन का जो बहिष्कार था वो भारतीयों के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं था, यानी उन्होंने जो बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दिया, बुद्धिमानी का परिचय नहीं दिया, क्योंकि उन लोगों में आपसी में इतना मतभेद है कि वो लोग एक संविधान बनाने के लिए एकजुट होकर एक राय रखकर संविधान बना ही नहीं सकते थे। भारतीय राजनीतिज्ञों के लिए यह एक चुनौती थी। अब ये इस तरह का बयान देना एक भारतीय राजनीतिज्ञों के लिए एक चुनौती हो गई। फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। मतभेद के कारण अनिर्णय की स्थिति बनी रही, लेकिन सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन तो हुआ, लेकिन आपसी मतभेद के कारण उसमें कोई निर्णय नहीं हो सका। अगला सम्मेलन पुनः 1928 में बंबई में हुआ। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने, इसी कारण इसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। इसकी कुछ सिफारिशें थी। जो मोतीलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष थे, 1928 में बंबई में जो अधिवेशन हुआ, सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, उसमें कुछ सहमति बनी जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। वो क्या था? भारत को तत्कालिक रूप से औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए, प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, केंद्रीय सरकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी हो, गवर्नर जनरल वैधानिक प्रमुख हो तथा संसदीय शासन प्रणाली हो, संविधान संघीय व्यवस्था का हो, संविधान की व्याख्या के लिए एक उच्चतम न्यायालय स्थापित किया जाए। ये सभी नेहरू रिपोर्ट में था। इस रिपोर्ट का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि स्वतंत्र भारत का संविधान बहुत हद तक इस पर आधारित है। परंतु मुस्लिम लीग व अन्य वर्गों ने इसका विरोध किया। इसमें अंग्रेजों ने इसे, इसलिए अंग्रेजों को तो मौका चाहिए था और अंग्रेजों ने इसे अस्वीकार कर दिया। डॉक्टर जकारिया के अनुसार यह एक उच्च कोटि की रिपोर्ट थी जिसमें राजनीतिक बुद्धिमत्ता का परिचय दिया गया था। इस रिपोर्ट में भारत की सभी प्रकार की समस्याओं पर विचार कर उनका हल ढूंढने का प्रयास किया गया। भारत के वर्तमान संविधान की मुख्य धाराएं इसी रिपोर्ट पर आधारित हैं। यदि सरकार इस पर विचार करती और इसे लागू करने का प्रयत्न किया जाता तो इसी वर्ष भारतीय समस्या का समाधान हो जाता, परंतु सरकार ने इसे बहुत प्रगतिशील और क्रांतिकारी कहकर अस्वीकार कर दिया। सर सफात अहमद खान ने कहा था कि रिपोर्ट ने हमारे सामने एक आदर्श स्थापित किया था, परंतु नेहरू रिपोर्ट अपने वास्तविक उद्देश्य में सफल नहीं हो सकी थी। ये उस समय के लिए सचमुच क्रांतिकारी रिपोर्ट रही होगी और अंग्रेजों को बहाना चाहिए था, और उस बहाने के आधार पर अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। लेकिन ये चीज़ तो था कि इस रिपोर्ट ने एक नया आधार दिया, एक नया आयाम दिया, और इस रिपोर्ट में जो चीज़ें थी वो एक राजनीतिक बुद्धिमत्ता का परिचय था, एक राजनीतिक परिपक्वता का परिचय इस रिपोर्ट में था। इसके बाद कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। अभी तक नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज्य की बात हो रही थी, लेकिन अब कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ और अब इसमें पूर्ण स्वराज की बात की जाने लगी। नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया, अतः उसका वास्तविक उद्देश्य समाप्त हो गया। चूंकि अब नेहरू रिपोर्ट अस्वीकार हो गया तो अब उसका उद्देश्य भी समाप्त हो गया। अब कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में औपनिवेशिक स्वराज के स्थान पर पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में
रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार हम भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। कांग्रेस ने कभी स्वीकार किया है न कांग्रेस ने न कभी स्वीकार किया है और न कभी स्वीकार करेगी कि किसी भी प्रकार ब्रिटिश संसद हमको आदेश दे। यानी ये जवाहरलाल नेहरू के की बातें थी कि उन्होंने कहा कांग्रेस ने न कभी स्वीकार किया है और न कभी स्वीकार करेगी कि ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश संसद उनको आदेश दे, यानी वो ब्रिटिश संसद के अधीन रहकर काम करे। ये कांग्रेस ने कभी स्वीकार नहीं किया है और न कभी करेगी। हम उससे कोई अपील नहीं करेंगे, लेकिन हम पार्लियामेंट और विश्व की आत्मा से अपील करते हैं और उनसे घोषणा करते हैं कि भारत किसी भी विदेशी नियंत्रण को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन हम ब्रिटिश संसद से अपील नहीं करेंगे लेकिन हम पार्लियामेंट और विश्व की आत्मा से अपील करते हैं कि हम घोषणा करते हैं कि भारत किसी भी विदेशी नियंत्रण को स्वीकार नहीं करेगा। यानी भारत अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है और उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया जाए। ये कांग्रेस के अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने ये बातें कहीं। इस अविस्मरणीय सम्मेलन में हजारों लोगों ने भाग लिया और पूर्ण स्वराज का प्रण लिया। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस के प्रतीक के रूप में मनाया जाए। अहिंसात्मक आंदोलन प्रारंभ करने की भी बात कही गई। ये सभी चीजें 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के रावी नदी के किनारे जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें ये सभी प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस के प्रतीक के रूप में मनाया जाए और अहिंसात्मक आंदोलन प्रारंभ किया जाए। ये सभी चीजें रावी नदी के किनारे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ और 26 जनवरी को जो संविधान लागू किया गया, इसके पीछे कारण यही था। 26 जनवरी 1930 को भारत में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस को मनाने की बात कही गई। इसीलिए संविधान 1949 में ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसका कारण यही था। यही 26 जनवरी को भारत में 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यही कारण था कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस लागू हुआ, संविधान लागू हुआ और हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। चूंकि लाहौर अधिवेशन में अहिंसात्मक आंदोलन शुरू करने की बात कही गई, प्रस्ताव पारित हुआ, तो अब उसकी कड़ी में सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय जनता ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। आंदोलन का आरंभ करते हुए 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम गुजरात से समुद्र तट पर दांडी की ओर गए। 241 मील की इस यात्रा समाप्ति में 24 दिन का समय लगा। ये लोग पैदल गए, 24 दिन का समय लगा 241 मील की यात्रा की। यह एक ऐतिहासिक यात्रा थी। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के एल्बा से लौटने पर पेरिस यात्रा से की। बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र ने लिखा, मनुष्य जाति के हृदय में राष्ट्रभक्ति की लहर ने इतने जोर से कभी हिलोरे नहीं मारी थी जो इस अवसर पर ली है। भारत के राष्ट्रीय स्वाधीनता के इतिहास में इसे महान आंदोलन का आरंभ कहा जाएगा। यानी ये इतने व्यापक तरीके से इतने बड़े जन समुदाय का समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त हुआ कि यह एक ऐतिहासिक रूप से आश्चर्यजनक घटना थी और ये ऐतिहासिक रूप से ये ऐसा कभी नहीं हुआ था। राष्ट्रभक्ति का इतना बड़ा आंदोलन पहले नहीं देखा गया था, इसलिए यह बहुत आश्चर्यजनक चीजें थी। 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और जनता के समक्ष यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया, हर गांव में नमक कानून तोड़ा जाए, शराब, अफीम, विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरना दिया जाए, सरकारी संस्थाओं का त्याग किया जाए, सरकार को कर नहीं दिया जाए और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाए। इस तरह 4 मई 1930 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए।
सारे देश में विदेशी कपड़ों की होली जलने लगी। स्त्रियों ने शराब व नशीले पदार्थों की दुकानों पर धरना देना शुरू कर दिया। सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। सरकारी दमन चक्र यानी दबाने की नीति काफी तीव्र थी, परंतु सरकार के दमन चक्र के बावजूद आंदोलन पूरे जोशों के साथ चलता रहा और आंदोलन पूरे जोश के साथ चलता रहा और गांधी जी के गिरफ्तार होने के बावजूद यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसात्मक रहा और पूरी तरह अहिंसात्मक होने के साथ यह आंदोलन अपने लक्ष्य की ओर चलता रहा। आज हम लोग इतना ही देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।